हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर आपको याद होगा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके मेन मेन क्राइटेरिया क्या थे क्लासिफाई करने के? इफ यू रिमेंबर, उन सब क्राइटेरिया में जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर योर एम्ब्रियोलॉजी, उसी में एक टर्म और था, दैट वाज एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेल। अभी जैसे अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये हो गया बेसिकली मॉर्फोलॉजी। आप जो मुझे देख पा रहे हैं, मेरा अपीयरेंस देख रहे हैं, ये सब मॉर्फोलॉजी में आया। अब उसी की जगह हमारे ऑर्गन्स को कट करके उनके टिश्यूज की स्टडी की जाए या उनके इंटरनल पार्ट अरेंजमेंट, सेल्स के या टिश्यूज के अरेंजमेंट की स्टडी की जाए, तो तब हम उसे कहते हैं एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी अगर हम प्लांट्स के पर्सपेक्ट से देखें तो आप रूट, स्टेम और लीव्स, इनके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करेंगे। इसमें उनमें सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, कैसी कैसी टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो बहुत बार क्या है कि सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, उनके केमिकल कंपोजिशंस के बेसिस पे, सेल्स के नेचर, सेल वॉल के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो हमारी एनाटॉमी सबसे पहले शुरू होती है विद प्लांट्स के टिश्यूज के रिस्पेक्ट में। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले टिश्यू क्या होती है बेटा। ओके, अगर हम क्वेश्चन पूछें व्हाट आर टिश्यूज, तो अगर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की। तो अब सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। अमीबा है, सिंगल सेल है, अपनी लाइफ पूरी जी लेता है। बट अगर हम अपनी बात करें तो हम सेल नहीं है। हम सेल से बने जरूर हैं, बट हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं। तो ऐसे ही सेल से एक बड़ी यूनिट मींस जब ग्रुप ऑफ सेल, सेल से एक थोड़ी सी बड़ी यूनिट क्या कहलाती है बेटा? टिश्यू कहलाती है। तो इससे टिश्यू की एक बेसिक डेफिनेशन ये आती है, इट इज ग्रुप ऑफ सेल एंड विच हैव कॉमन ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, बट दे विल परफॉर्म द सेम फंक्शन। मतलब एक टिश्यूज में दो अलग अलग प्रकार के सेल भी हो सकते हैं, दो सेम टाइप के सेल भी होंगे, बट अल्टीमेटली इनका फंक्शन जो होगा वो सेम होगा। टिश्यूज की जो स्टडी है, टिश्यूज की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अगर आपको जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां एक डिवीजन होता है हिस्टोपैथोलॉजी। मींस पैथोलॉजी जो डिजीज डिटेक्शन का काम करते हैं, वो टिश्यूज को स्टडी करते हैं कि आपके बॉडी का एक टिश्यू ले लिया, अब चेक करेंगे कि ये टिश्यूज क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्यों मिसबिहेव कर रहा है, जिस वजह से आपको एक डिजीज हो है। तो यहाँ पे जो टिश्यूज टर्म है ये सबसे पहले दिया था किसने? बाई चैट के द्वारा। अब अगर हम प्लांट में बात करते हैं बेटा, तो प्लांट में जितने भी टिश्यूज हैं दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। दो कैटेगरी में डिवाइडेड होने का मतलब है कि प्लांट में वी हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। वन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहलाती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम टिश्यूज के पर्सपेक्ट में किसी ऑर्गेनिज्म को भी समझते हैं तो वहां दो प्रकार के टिश्यूज होना बहुत जरूरी है। एक टिश्यूज जो पर्टिकुलर फंक्शन कर सके, जिसका एक फिक्स काम हो। अगर किसी टिश्यू का फिक्स काम होता है तो उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। नाम से ही समझ जाइए कि आपको अपने डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए, आप जाके किचन संभालिए, आप जाके लेट्स से रूम संभालिए, आप जाके वॉशरूम की सफाई करिए। तो क्या हो गया? आपको एक पर्टिकुलर काम दे दिया है घर पे, तो हम कहते हैं कि अब आप परमानेंट हो गए हो, कि आपका ये काम, आपका ये काम। और अगर किसी से टिश्यू का काम सिर्फ डिवाइड करना है और डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है, देन इट इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपली क्या है? डिवाइडिंग टिश्यू है। नाम से ही समझ जाइए डिवाइडिंग है। अब जाहिर सी बात है बेटा, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? सेल्स की डेथ भी होगी और एट द सेम टाइम नए सेल्स बनने भी चाहिए। तो नए सेल्स कौन बनाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, और जो इनके प्रोडक्ट होंगे, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक सेल डिवाइड करता है और लेट्स से 50 सेल्स बना देता है। अब वो 50 सेल्स में से एक तो मेरिस्टेमेटिक रहेगा, जो बचे हुए सेल्स हैं अब उनके पास डिवाइड करने की क्षमता नहीं है। उनका शेप और साइज फिक्स होगा और उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाएगा। जैसे लेट्स से कुछ ग्रुप ऑफ सेल से कह दिया जाओ जाओ तुम जाइलम बनाओ, कुछ ग्रुप ऑफ सेल से कह दिया कि जाओ तुम फ्लोएम बनाओ। तो अब क्या हो गया? अब उनका एक पर्टिकुलर काम हो गया, तो वो कहलाएंगे आपके परमानेंट टिश्यूज। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो डिवीजन होता है लगातार, ये थ्रू आउट देयर लाइफ एक्टिव रहती हैं। खासकर इसमें एक कैटेगरी है प्राइमरी मेरिस्टेम, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो लाइफ टाइम एक्टिव है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू वो है जो मैच्योर हो चुकी है। मैच्योर होने का मतलब होता है कि अब ये डिवाइड नहीं करेंगी। देखो इनमें कोई ग्रोथ, या हम बोलते हैं कि ये वो टिश्यू है जिनमें डिवीजन करने की कोई क्षमता नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर सकते और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमने कह दिया कि ये क्या हो गए, मैच्योर हो गए हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कैसी है, यंग एंड इमेच्योर है। इमेच्योर इसलिए कहा क्योंकि ये सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, इनका एक ही काम है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते जा रहे हैं, बस सिंपल एज दैट। देन देखो अगला फंक्शन मेरिस्टेमेटिक का आ गया, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। और अगर हम यहां बात करें तो इनका काम है कि ये ज्यादातर क्या करते हैं, यहां पे हम बोलेंगे मजबूती देते हैं। पहला काम तो है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे प्लांट को, दूसरा ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आपने जाइलम बना दिया, आपने फ्लोएम बना दिया, आप जाके एपिडर्मिस बनाओ, किसी ने स्टोमेटा बना दिया, तो ये सब आपका क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थोड़ा इनका डिफरेंस जो है वो सेल वॉल के बेसिस पे भी है, जिसको अभी हम आगे समझेंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक टर्म आ रहा है मेरिस्टम, ओके, अब मेरिस्टम का मतलब ही होता है टू डिवाइड। तो जनरली ये कैसे टिश्यूज हैं बेटा, जिनकी एबिलिटी है डिवाइड करने की। इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ डायग्राम दैट इज नोन एज लाइक दिस इज द पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट। अब अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो लोकेशन के बेसिस पे कि वो कहां पे प्रेजेंट है, लोकेशन के बेसिस पे अगर हम कहें तो तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। द फर्स्ट वन इज एपिकल, नाम से समझो एपेक्स, या तो ये स्टेम की टिप में प्रेजेंट होगा या फिर ये रूट की टिप में प्रेजेंट होगा। अगर ये रूट की टिप में है तो रूट में ध्यान दीजिएगा, स्टेम में तो ये बिल्कुल एपेक्स में होगा बेटा, सबसे ऊपर होगा। पर अगर ये रूट में है तो रूट में सब एपिकल पोर्शन में होगा। ये जो व्हाइट कलर का शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पे रूट मेरिस्टम है। और अगर हम वही बात करें शूट में, तो वो टिप पोर्शन पे होगा। अगर स्टेम में प्रेजेंट है, विद इन द स्टेम इफ इट इज प्रेजेंट, तब हम इसको कहते हैं आपका क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और अगर प्लांट की स्टेम में ही है बट साइड वॉल्स में प्रेजेंट है, कोने में प्रेजेंट है, यहां देखिए, जैसे अगर हम एक रूम की बात करते हैं जो साइड की दीवार है, अगर उनमें आपका मेरिस्टम प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। नाम से ही समझो साइड में है, तो ये होता है आपका लोकेशन के बेसिस पे मेरिस्टम्स की कैटेगरी। अब कभी कभी इनके फंक्शन या एक्शन के बेसिस पे भी मेरिस्टम को डिवाइड किया गया है, और इस बेसिस पे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम कि बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी मेरिस्टम। अब आप प्राइमरी से क्या समझते हैं बेटा, मैं तो बोलता हूं पी फॉर प्राइमरी और पी फॉर पहले, मींस एट फर्स्ट। तो जो सबसे पहले प्लांट में मेरिस्टम एक्टिव होता है उसे कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। और ये प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली आपने एक सीड डाला जमीन में और वो सीड जर्मिनेट कर गया, और सीड जर्मिनेट करके रूट भी बना रहा है, स्टेम भी बना रहा है, लीव्स भी बना रहा है, ये सब किसका काम है, प्राइमरी मेरिस्टम का काम है। जैसे अगर बच्चे को स्कूल डालना है तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, एलकेजी यूकेजी में डालेंगे, फिर प्राइमरी एजुकेशन देंगे। बिना प्राइमरी के आप उसको सेकेंडरी या अपर प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी में नहीं डाल सकते, इसके लिए प्राइमरी बेसिक। ओके, सेकेंडरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम है बेटा जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मींस वंस प्लांट में एक ठीक ठाक ग्रोथ हो गई, वंस प्लांट हैज ग्रोन प्रॉपरली, ठीक है, और फिर अब नए टिश्यूज बनाने की जरूरत पड़ गई है, तो एक समय के बाद जब प्लांट ठीक ठाक ग्रोथ कर जाता है, उसके बाद अगर कोई मेरिस्टम एक्टिव होकर नए टिश्यूज बनाता है या नए सेल्स फॉर्म करता है, तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी। नाम से ही समझो, सेकेंडरी बाद में और प्राइमरी पहले। अब अगर हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करें तो जो एपिकल मेरिस्टम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है बेटा, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके प्राइमरी मेरिस्टम में। और सेकेंडरी मेरिस्टम जो है उसका एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, क्या कहा मैंने,
प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? एपिकल एंड इंटरकैलरी, और सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं लेटरल मेरिस्टम। थोड़ा सा इन मेरिस्टम्स के फंक्शंस को समझते हैं। अगर मैं यहां पे एक एपिकल मेरिस्टम दिखाऊं, अब इसको आप रिलेट करिएगा, एपिकल और इंटरकैलरी दोनों की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे मैं एक एपिकल मेरिस्टम दिखाऊं, ये एक एपिकल मेरिस्टम है बेटा, सपोज करो। अब अगर ये एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगा तो याद रखना हमेशा इसमें जो डिवीजन होगा वो ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स मतलब ये डिवीजन शो करेगा, ये ऐसे। ओके, हमेशा जो डिवीजन होगा कैसा होगा? मेरिस्टमैटिक कौन से मेरिस्टम में? प्राइमरी मेरिस्टम में मैं बात कर रहा हूं। एपिकल और इंटरकैलरी में हमेशा कैसा होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। अब देखो ट्रांसवर्स डिवीजन होने से क्या फायदा होता है? अब एक सेल से सपोज करो 2 सेल बन गए, अब ये वाला तो मेरिस्टमैटिक ही रहेगा। अब ये वाला सेल क्या करेगा? इसका साइज इलोंगेट होगा। तो लेट्स से मेरिस्टमैटिक को एज इट इज रखो और नीचे वाले का साइज इलोंगेट करो, थोड़ा सा उसकी लेंथ में चेंज ला दो, तो आप देखेंगे प्लांट की गर्थ तो नहीं बढ़ी, बट जनरली जहां प्लांट की पहले हाइट h थी, अब थोड़ी बहुत हाइट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो हमने इसको कह दिया h1। तो इसका मतलब है प्राइमरी मेरिस्टम जो भी है, एपिकल और इंटरकैलरी दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट और प्राइमरी ग्रोथ के लिए। अब मैं अगर प्राइमरी ग्रोथ समझाऊं ना बेटा, लेट्स से सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो सबसे पहले प्लांट को अपनी बेसिक चीजें क्या बनाने की जरूरत है? आप ही बताइए। तो बेसिक चीजों में प्लांट क्या क्या बनाएगा? पहली चीज होगी कि वो रूट फॉर्म करेगा, ओके, ताकि एब्जॉर्प्शन कर सके। दूसरी चीज है वो स्टेम फॉर्म करेगा, और तीसरी उसी स्टेम में क्या बनाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लीव्स। क्यों? फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? कॉटिलिडन का न्यूट्रिशन तो लिमिटेड है। तो ये होती है प्राइमरी ग्रोथ। अब जब प्लांट कुछ सालों तक प्राइमरी ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद कौन सी ग्रोथ एक्टिव होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। अब एपिकल मेरिस्टम की हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टम आपके शूट एपेक्स पे, यहां देखिए, एक तो ये आपका इस पोर्शन पे और दूसरा आपका रूट के भी टिप पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? यहां से इनकी हाइट इंक्रीज करेगा। तो इसका काम है इंक्रीज करना प्लांट की हाइट को विद इन द स्टेम। अगर आपको प्लांट की हाइट इंक्रीज करनी है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टम एक जगह बहुत प्रोमिनेंट है, दैट इज इन ग्रासेस। ग्रासेस में समझिए, आपको ग्रासेस की सबसे यूनिक बात क्या लगती है, या मैं कहूं सबसे शानदार बात क्या लगती है? ऑल्दो ये हमारे लिए शानदार नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। मॉनसून में देखिए इतनी बारिश होती है कि ग्रासेस बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाती हैं। पॉइंट ये कि वो जल्दी ग्रो कैसे करती हैं? तो ग्रासेस की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ग्रासेस आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स। ठीक है, अब हर्बीवोर्स बेसिकली क्या करते हैं? ग्रास को टिप पोर्शन से कंज्यूम कर देते हैं। तो ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि जहां पे इंटरकैलरी प्रेजेंट है, सपोज करो अगर हर्बीवोर ने ऊपर का पोर्शन खा दिया, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है? डिवाइड करके आपके स्टेम का इलोंगेशन कॉज करता है। तो ग्रासेस की रीजनरेटिंग पावर बहुत हाई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसीलिए वो जल्दी जल्दी क्या करती हैं? ग्रो कर जाती हैं। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं आपका लेटरल मेरिस्टम को इसी डायग्राम से। लेटरल मेरिस्टम जो कि साइड वॉल्स में प्रेजेंट है। सपोज करो ये वॉल है, लेट्स से इफ दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल, ये प्लांट की वॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके कोने में जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। ओके, लेटरल मेरिस्टम की खासियत ये इनिशियली इनएक्टिव रहता है। मींस ये कोई एक्टिविटी अप टू अ सर्टेन पीरियड, अगर वुडी प्लांट है तो 2 साल 3 साल तक 4 साल तक कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ओके, अब लेटरल मेरिस्टम डोरमेंट है। इनिशियली कैसा है? ये डोरमेंट है बेटा। बट ये कुछ ऐसा है कि एक स्कूल में 300 बच्चे थे, हमने एक स्कूल खोला और हमने कहा कि यहाँ 300 बच्चे आएंगे, तो मैंने 300 बच्चों के हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब समय के साथ स्कूल अच्छा चल गया, अब 800 बच्चों का एडमिशन हो गया है, पर मेरे पास एकोमोडेशन तो 300 का ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा 500 स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए और ज्यादा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। सेम चीज यहाँ पे है। कल के दिन प्लांट अभी तो ग्रो कर गया, बट प्लांट की ग्रोथ और ज्यादा होनी है, और ज्यादा अगर होगी तो उसके लिए नए जाइलम, नए फ्लोएम, नए टिश्यूज बनने चाहिए। कौन बनाएगा? लेटरल मेरिस्टम बनाएगा। इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या कहा? सेकेंडरी मेरिस्टम कहा। ओके, थोड़ा सा इसका डिवीजन समझते हैं। सपोज ये एक सेल है, अब जैसे हमने कहा वहां हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है प्राइमरी मेरिस्टम में, यहां कैसा डिवीजन होता है? यहाँ वर्टिकल डिवीजन होता है बेटा। ओके,
अब वर्टिकल डिवीजन होने से क्या फायदा होगा, सपोज करो 2 डिवीजन हुआ तो कितने सेल बन गए, 1 2 3। इसमें से एक तो आपका मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा और यहाँ पे इसकी विड्थ इमेजिन कर लो इतनी है या गर्थ इतनी है, मोटाई जो हम कहते हैं ना वो इतनी है। अब ये जो तीनों सेल्स हैं, ये तीनों सेल्स क्या करेंगे, इसमें से एक तो मेरिस्टेमेटिक है, बचे हुए 2 क्या करेंगे, उनका साइज इंक्रीज होगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक को हम साइड में दिखा देते हैं, ये एक हो गया। अब जो बचे हुए 2 सेल्स है उनका भी तो शेप और साइज इंक्रीज होगा, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। अब आप नॉर्मली नोटिस करेंगे तो इसकी जो गर्थ है वो और ज्यादा बढ़ गई। चलो हम x से डिनोट कर देते हैं, तो पहले x थी तो अब कितनी हो गई, x डैश। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि उसकी गर्थ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम कहते हैं जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। इसमें हेल्प करते हैं इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। इसमें कहा हमने इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट। ये गर्थ का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब जितने भी आपको वुडी प्लांट्स दिखते हैं ना, जिनकी आपको स्टेम समय के साथ वुडी नेचर की दिख जाती है, जो बड़े प्लांट्स हैं, वुडी ट्रीज हैं, उनमें कौन सा मेरिस्टम पाया जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टम भी पाया जाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम की एक खास बात, ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होगा। रिमेंबर दिस, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। तो जो ग्रासेस वगैरह हैं इनमें आप पाएंगे तो इनमें सेकेंडरी मेरिस्टम नहीं होती है। इज दैट क्लियर। एक और डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, प्राइमरी लाइफ टाइम एक्टिव है, प्राइमरी लाइक राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन एक्टिव है, सेकेंडरी लाइफ टाइम एक्टिव नहीं होती है। ओके दूसरी चीज, अगर हम यहां पे थोड़ा सा अगर आप देखिए तो ये डिफरेंस हो जाएगा एपिकल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बार इसको देख लीजिए। तो हमने कहा इंटरकेलर मेरिस्टम ग्रासेस में प्रेजेंट होती है, दूसरा हमने कहा सेकेंडरी मेरिस्टम टिश्यू। ओके और इसमें आप देखेंगे प्रेजेंट ओनली दोज प्लांट विच शोज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम है कहाँ, किस में प्रेजेंट है बेटा, तो ये प्रेजेंट होता है एक तो जिम्नोस्पर्म्स, जो आपके ये चीड़ का पेड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, जितने आपके कॉनिफर्स हैं, कोन शेप ट्रीज हैं, और जो क्रिसमस ट्री हम ऑर्नामेंटल के तौर पे भी लगाते हैं, ओके इन सब में आपका सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर। सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जांपल, सेकेंडरी मेरिस्टम जो है उनको एक नाम से जाना जाता है एंड दे आर नोन एज कैम्बियम। क्या कहलाते हैं ये, कैम्बियम। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग प्रकार के कैम्बियम हैं। अगर वो जाइलम फ्लोएम बना रहे हैं तो हम उसको कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। अगर वो कॉर्क वाला पोर्शन, स्टेम का पोर्शन बना रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, लेटरल मेरिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अब एंड लेट अस नाउ डिस्कस परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू, और वैसे तो हम इसको जनरल डिस्कशन कर चुके हैं, परमानेंट टिश्यू की 3 बातें याद रखिएगा। पहली बात, दे डू नॉट हैव नो एबिलिटी टू डिवाइड, मींस दे कैन नॉट डिवाइड। इनकी डिवीजन की क्षमता जो है वो क्या हो गई है बेटा, खत्म, मींस दे कैन नॉट डिवाइड। ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। दूसरा, इनका शेप और साइज, क्या कहा हमने, शेप और साइज क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, मतलब इनका शेप और साइज एक बार फिक्स हो जाएगा। तीसरा, ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर, लेट्स से आई विल से दे विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक, क्या बेटा, स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या परफॉर्म करेंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो पहला हमने क्या बोला, इनका एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की, दूसरा इनका शेप और साइज क्या हो गया, फिक्स हो गया, और तीसरा हमने कहा ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो ये एबिलिटी है कि ये डिवाइड नहीं कर सकते, इनका शेप और साइज फिक्स हो गया, ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिफरेंशिएशन। क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन। याद रखना बेटा, बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइमरी मेरिस्टम और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएटेड टिश्यूज कौन सी हैं, तो कौन सी हैं डिफरेंशिएटेड, आपकी परमानेंट टिश्यूज। ये डिफरेंशिएट हो गई हैं, अब ये डिवाइड नहीं कर सकती। अब परमानेंट टिश्यूज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है,
पहला कहलाता है सिंपल परमानेंट और दूसरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्यों कहा? जब सारे सेल्स एक जैसे होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एस फॉर सिंपल, एस फॉर सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। जब किसी टिश्यू में सारे सेल्स एक ही जैसे होंगे तो उसे कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जब किसी टिश्यू में अलग अलग सेल्स होंगे या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेम टिश्यू, तब हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, अब एक एक करके सिंपल टिश्यू को समझते हैं। फर्स्ट सिंपल टिश्यू इज नोन एज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सबसे सिंपलेस्ट टिश्यूज में से एक मानी जाती है। अब पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो पैरेन्काइमा की कुछ खासियत है। सबसे इंपॉर्टेंट या पहला पॉइंट, पैरेन्काइमा कैसी है बेटा? दीज आर लिविंग टिश्यूज, या हम कहते हैं इसके अंदर कैसे सेल्स प्रेजेंट हैं? लिविंग सेल प्रेजेंट है। अब दूसरी खासियत, इसकी जो सेल है, अगर आप ये डायग्राम में देखेंगे, देखो आपको सेल की थिकनेस बहुत कम दिखेगी। इसका मतलब है सेल इसकी कैसी होती है? बहुत ही थिन वॉल्ड होती है। दूसरा, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है बेटा? इट्स सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। थिन सेल वॉल है, किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। दूसरा, अगर आप इन टिश्यूज का अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको लगभग ये आइसोडायमेट्रिक दिखेंगी। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि जब किसी का सेम डायमीटर होता है। देखिए, आइसोडायमेट्रिक शेप वेरी कर सकता है, जैसे स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ये वेरी करेगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ये सेल्स के बीच में जो हल्का सा शेडेड पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है, आपको सेल्स के बीच में क्या दिखेगा? स्पेस दिख रहा है। स्पेस का मतलब है कि टिश्यूज में सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये क्या कहलाएगा? आपका इंटरसेलुलर स्पेस। ये बहुत ही पेक्युलर प्रॉपर्टी है किसकी? पैरेन्काइमा सेल्स की। ओके, देन हम बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो हमने इनके बारे में कुछ जनरल बातें कही। पहले क्या? आइसोडायमेट्रिक। दूसरा, हमने शेप वेरिएबल है। तीसरा, हमने क्या बोला कि द सेल इज वेरी थिन। चौथा, हमने बोला लिविंग सेल है। पांचवा, हमने बोला दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। सिक्स्थ, हमने कहा कि देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। एक और प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करते हैं। अगर ये एक सेल है तो आप देखेंगे इसमें कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होगा। बेटा, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई का मतलब होता है जो आराम से विजिबल हो जाए या एक भीड़ में भी पहचान में आ जाए, कॉन्स्पिक्यूअस। और दूसरा, इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा डेंस होगा। ओके, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ नो वैक्यूल, मतलब इनमें वैक्यूल नहीं होता। ये नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स हैं। अगर वैक्यूल प्रेजेंट भी है तो बहुत क्या होगा? छोटे साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही छोटे साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होगा। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इनके फंक्शन है कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, स्टोरेज परफॉर्म करना। अब मींस कुछ चीज स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोकेशन की बात करें, प्लांट के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स हैं अगर वो थिन वॉल्ड हैं, चाहे हम मीजोफिल्स की बात करें, चाहे हम आपके ये पहले पिथ की बात करें, मेडुलरी रेज की बात करें, तो जहां भी लिविंग सेल्स हैं उन लिविंग सेल्स में मैक्सिमम लिविंग सेल्स क्या होते हैं बेटा? आपके पैरेन्काइमेटस होते हैं। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन को जल्दी जल्दी समझते हैं। ये कुछ पैरेन्काइमा के मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। मॉडिफाइड फॉर्म्स का मतलब, जैसे आप पहला देखेंगे तो ये तो जनरल पैरेन्काइमा है। जैसे यहां देखिए, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है, क्या? अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है तो हम उसे कहते हैं क्या? देखिए यहां पे क्लोरेन्काइमा। क्या कहा बेटा हमने उसको? क्लोरेन्काइमा। देखिए क्या नाम बोला हमने? क्लोरेन्काइमा। तोड़ दो, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा का एग्जांपल है आपका मीजोफिल्स, जो आपके कहां प्रेजेंट हैं? लीव्स में प्रेजेंट है। तो ये आपका एग्जांपल होता है किसका? क्लोरेन्काइमा का। ओके, फिर दूसरा देखिए एरेन्काइमा। एरेन्काइमा की क्या खासियत है? एरेन्काइमा पाया जाता है, एरेन्काइमा एयर, मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे ये सेल्स को अगर आप नोटिस करेंगे, इधर ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा, ऐसे करके ये सेल्स एक दूसरे से जुड़े हैं और कुछ ऐसे जुड़े होंगे बेटा कि इनके अंदर आपको स्पेस दिखेगा, एयर चैम्बर्स दिखेंगे या एयर कैविटीज दिखेंगी। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? एरेन्काइमा की खासियत है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट है। एक्वेटिक प्लांट्स में क्यों? क्योंकि ये जहां पे भी एयर होगी, एयर का एक काम तो हुआ बेटा क्या? बायेंसी देना। तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं,
आप नोटिस करना जो प्लांट किसी लेक वगैरह में ग्रो करते हैं उनकी स्टेम को चेक करना, अंदर से हॉलो होगी, बड़ी बीच में एक थिन मेम्ब्रेन होगी स्टेम के बीचों बीच, और फिर वो हॉलो होगी। क्यों हॉलो है? ताकि प्लांट को क्या मिल सके? बायंसी मिल सके, प्लांट इजीली तैर सके। तो एरेनकाइमा किसका फीचर है बेटा? ये फीचर है आपका एक्वेटिक प्लांट्स का। फिर थोड़ा सा अगर आप इनका शेप देखेंगे, कॉलम शेप जैसा अगर हो गया हल्का सा, तो इसको कहते हैं प्रोजेनकाइमा। क्या कहते हैं? प्रोजेनकाइमा। ये सेल्स क्या कहलाते हैं? प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा बेसिकली रूट्स में प्रेजेंट हैं, और रूट्स में भी पेरिसाइकिल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनका जनरल जो काम है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है? रूट्स की पेरिसाइकिल में। बेटा पेरिसाइकिल एक लेयर है जो हम डिस्कस करेंगे, और जनरली इनका काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। देन देखिए मीजोफिल। मीजोफिल आपके क्लोरेनकाइमा में ही आते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग। फिर एक देखिए जाइलम पैरेनकाइमा। सर जाइलम तो वो टिश्यू है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। यस, और जाइलम इंटरेस्टिंगली क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जाइलम में जो टिश्यूज, जाइलम में भी आपके आउट ऑफ ऑल डिफरेंट टिश्यू सेल्स एक टिश्यू कौन सी प्रेजेंट होगी? जाइलम पैरेनकाइमा। देन हम बात करते हैं एपिडर्मल पैरेनकाइमा। अब एपिडर्मिस क्या है? जैसे हमारे सबसे बॉडी की सबसे बाहर की लेयर क्या है? स्किन। ऐसे प्लांट की सबसे बाहर की लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस। अगर वहां पे अगर आपके सेल्स प्रेजेंट है तो एपिडर्मिस और कुछ नहीं, मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है। क्या खासियत है? अगर आप एपिडर्मिस का शेप देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, जैसे वो आपने कार्टून्स में देखा होगा ना कि तेल के जो बैरल्स दिखाते हैं जिनमें ऑयल आता है, जिन कंटेनर्स में इंडिया में ऑयल आता है वो बैरल शेप के होते हैं, या उनका नाम ही बैरल्स है। तो उस शेप का होता है आपका एपिडर्मिस, और बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होगा, मतलब उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर पैरेनकाइमा। फिर आते हैं दूसरे पे, दैट इज नोन एज स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कॉलेनकाइमा को, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज है, एक साथ हो जाएगा, अच्छा है। कॉलेनकाइमा की खासियत, कॉलेनकाइमा क्या है बेटा? अगेन ये भी लिविंग सेल है। तो लिविंग सेल का मतलब क्या होता है? दो चीजें होंगी, एक तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस, और दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। ये लिविंग सेल की प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है। तीसरा, मोस्टली लिविंग सेल की एक और प्रॉपर्टी होगी कि इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है बेटा? सेल्यूलोज। किसकी बनी है? सेल्यूलोज। तो सर पैरेनकाइमा और इसमें फर्क क्या है? एक फर्क है, ये सेल देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना है। अब इन सेल के कॉर्नर्स को पकड़िए, ये कुछ ऐसा हो गया कि कमरे में जितने भी कॉर्नर हैं वहां थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सीमेंट भर दिया गया, तो नेचुरली जो कॉर्नर्स होंगे वो क्या होंगे? मोटे हो जाएंगे, राइट? तो बस सेम चीज यहां पे भी है, दे हैव थिकनिंग्स एट देयर एंड्स। कॉर्नर्स में क्या होगा? थिकनिंग्स होगी। अब ये थिकनिंग होने की वजह से एक बेनिफिट ये होता है बेटा कि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस या तो बिल्कुल ही कम या ना के बराबर, मींस होगा ही नहीं। इंटरसेल्युलर स्पेस इज ईदर एब्सेंट और इट इज नेग्लिजिबल, वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। बाकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। बस क्या है, कोने में जो होंगे ये थोड़ा सा क्या है? थिकेंड होते हैं, ठीक है, मींस कॉर्नर्स में थिक होते हैं। बाकी इनकी प्रॉपर्टी सेम है। पैरेनकाइमा से एक डिफरेंस यहाँ ये मिलेगा, देखिए इसमें न्यूक्लियस है और आपको वैक्यूलेटेड सेल्स मिलेंगे, मींस यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आते हैं इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? पहला तो ये यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अगर ये कॉर्नर्स में थिक है तो इससे क्या है? दो चीजें आती हैं बेटा। पहली तो आती है मजबूती, जैसे कि वो अंबुजा सीमेंट की दीवार, तो पहला हमने क्या बोला? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एक आती है मजबूती, पर मजबूती की कीमत है। कोई चीज जो बहुत हार्ड है वो आसानी से टूट भी जाती है, तो यहाँ पे इसके पास उसका भी तोड़ है। प्लस ये कैसी है बेटा? साथ में फ्लेक्सिबल, तो ये मजबूत भी है और साथ में कैसी है? फ्लेक्सिबल। अब अगर कोई प्लांट यंग है, अभी थोड़ा सा ही ग्रो किया है, आम का पेड़ इमेजिन कर लो, जस्ट जर्मिनेट करके 6 महीने साल भर हो रहे हैं, तो अगर उसकी स्टेम वुडी होगी और कभी तेज हवा चलेगी तो स्टेम टूट सकती है। तो उस समय स्टेम में कैसे सेल्स प्रेजेंट होंगे? कॉलेनकाइमा। ये रिजिडिटी भी देते हैं और साथ में क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें लीव्स की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लीव्स की, तो आप देखिएगा लीव्स का स्ट्रक्चर, लीव्स के पार्ट बताइए। तो सबसे नीचे जो लीफ का पार्ट होता है दैट इज
पेटियोल, रिमेंबर, और पेटियोल के ऊपर आपका क्या है, लेमाइना प्रेजेंट होता है। अब अगर आप पेटियोल को देखेंगे तो पेटियोल वुडी नहीं होता है। पेटियोल का सेक्शन कट करिए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, आप पाएंगे कि पेटियोल कैसा है। अगेन इट कंसिस्ट ऑफ कॉलेनकाइमा। क्या प्रेजेंट होगा उसमें, कॉलेनकाइमा, ताकि कभी तेज हवा चलती है तो पेटियोल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी आने से पत्ती क्या है, टूटती नहीं है बेटा। तो इट प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग द फ्लटरिंग ऑफ लीव्स बाय विंड। इज दैट क्लियर? तो देखो हमने कहा सपोर्ट, क्या ये इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करती है यंग स्टेम एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स को। अब आते हैं लास्ट टिश्यूज में, सिंपल टिश्यूज की लास्ट कैटेगरी में, एंड दैट इज योर स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा, इसकी सबसे खास बात, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स से बनी है। ये टिश्यू कैसी है, डेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, ये किसकी बनी है, डेड सेल्स की बनी है। सर सेल डेड कब कहलाता है, दो केसेस में। पहला, अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि हर वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो डेड है। इसके एक्सेप्शन है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा एक्सेप्शन है सीव ट्यूब जो फ्लोएम का हिस्सा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। दूसरा होगा कि यहाँ पे नो साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा। तो पहला तो क्या हो गया कि न्यूक्लियस नहीं होगा, और दूसरा क्या है कि इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होगा। तीसरा, इसमें थिक सेल वॉल होगी। क्या होगा बेटा, थिक सेल वॉल। और जो ये थिक सेल वॉल है, इंटरेस्टिंगली अब सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं होगी, उससे भी जबरदस्त सीमेंटिंग मटेरियल आएगा। अब बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट आ गया है बेटा, एंड दैट इज नोन एज लिग्निन। किसकी बनी होती है इनकी सेल वॉल, लिग्निन की। अब लिग्निन के होने की वजह से, और क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है, तो ये जो सेल्स होते हैं इनमें जबरदस्त स्ट्रेंथ होती है, मजबूती गजब होती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो क्लोरेनकाइमा और इसमें ये फर्क है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, अब स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के होते हैं। जैसे पहला स्क्लेरेनकाइमा अगर आप देखेंगे तो हम उसे कहते हैं, देखिए ये आपको ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर का दिख रहा है, हल्का हल्का गोल जैसा दिख रहा है, तो हम कहते हैं कि पहला जो है स्क्लेरिड है। क्या है, स्क्लेरिड। और अगर आप स्क्लेरेनकाइमा को देखेंगे, इनकी सेल वॉल इतनी थी कि आप इस डायग्राम को नोटिस करिए, इंटरसेलुलर स्पेस का तो मतलब ही नहीं होता। तो स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं। तो एक टाइप होता है बेटा इसका स्क्लेरिड। स्क्लेरिड जनरली क्या है आपका, कुछ ऐसा होगा, लेट्स से ये आपका सेल है, अब ये इसके अंदर बस इतना स्पेस प्रेजेंट है, सिर्फ इतना स्पेस प्रेजेंट है, ये पूरा थिकनिंग है सेल वॉल की, ये पूरा थिकनिंग दिख रहा है। ठीक है, तो स्क्लेरिड कहां प्रेजेंट होता है, स्क्लेरिड आपके सीड कोट में प्रेजेंट होता है। जैसे आपने अखरोट देखा होगा, उसके बाहर की जो कवरिंग है, या गुआवा के बाहर के जो सीड्स होते हैं वो बड़े चुभते हैं चबाने में, तो क्योंकि उनमें सब में क्या प्रेजेंट है बेटा, स्क्लेरिड प्रेजेंट है। तो स्क्लेरिड का काम क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है कि अगर अनफेवरेबल पीरियड से बचाना है, दूसरा मजबूती देता है। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं फाइबर। क्या कहलाता है ये, फाइबर। तो स्क्लेरेनकाइमा की दो कैटेगरी है, स्क्लेरिड, तो हमने कहा पहली स्क्लेरिड, ये बेसिकली कहां प्रेजेंट है, सीड कोट में, और दूसरा हमने कहा फाइबर। स्क्लेरिड कैसा था बेटा, स्पेरिकल नेचर का था, स्पेरिकल शेप है, यहां देखेंगे इलोंगेटेड शेप होगा। जब किसी भी स्ट्रक्चर के कोने मिल जाते हैं तो हम कहते हैं इलोंगेटेड विद टेपरिंग एंड्स। इलोंगेटेड है बट दोनों एंड्स क्या है, मिल गए हैं, या नैरो एंड्स कहते हैं। दूसरा देखिए, इसके अंदर आपको सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक दिखेगी, इसके अंदर बस इतना स्पेस है, और इसके स्पेस को भी क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन, या कैविटी भी बोल दो, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा। अब इस फाइबर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये प्लांट को मजबूती देता है। तो जो भी आप पेड़ देख रहे हैं या जो लकड़ी का हम यूज कर रहे हैं बेटा, तो बेसिकली जो लकड़ी में मजबूती है या वुड में जो स्ट्रेंथ है, उसके लिए एक रीजन क्या है आपका, फाइबर है। नाउ इंटरेस्टिंगली प्लांट में 85% जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, और सिर्फ 15% टिश्यूज जो हैं वो लिविंग हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो उनको ज्यादा थ्रेट है सेफ्टी को लेके। अगर उनको कोई किल भी कर रहा है या कोई एक्शन भी आ रहा है तो वो भाग नहीं सकते, तो ऐसे में उनको डेड सेल ज्यादा चाहिए। क्यों? डेड सेल जो होते हैं, एक तो लिग्निन की सेल वॉल है,
तो कोई भी माइक्रोब, पैथोजन बहुत आसानी से इन पे अटैक नहीं कर पाता, इनको डैमेज नहीं कर पाता, और इसीलिए लिविंग सेल्स इनमें सिर्फ 15% है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज सिंपल टिश्यू। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। थैंक यू सो मच।